नमस्कार दर्शकों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जम्मू कश्मीर की मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो इलाज के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरफ अपना रुख करती है, इस विश्वास के साथ कि उन्हें वहां पर एडवांस ट्रीटमेंट हासिल होगा। और इस विश्वास को कायम रखते हुए हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो होती है क्या प्रयास कर रही है, आज हम जानेंगे डॉक्टर दारा सिंह जी से, जो कि सुपरिटेंडेंट एसएमजेएस हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू है। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। नमस्कार मैम, थैंक यू। सर, एसएमजेएस जीएस हॉस्पिटल की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 80 सालों से ये लोगों की जो सेवा है वो कर रहा है, और लोगों में एक विश्वास जो है वो कायम हो चुका है कि यहाँ पे उन्हें एक बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज मिलती हैं। आज हम जानना चाहते हैं, मौजूदा समय की अगर हम बात करते हैं तो आप जो हेल्थ फैसिलिटी का जो सिनेरियो है वो क्या है सर? मैम, ऐसा है कि जैसे आपने कहा कि ये इस अस्पताल की बिल्डिंग जो है 80 ईयर ओल्ड है। महाराजा टाइम के में ये हॉस्पिटल बना था और ये अस्पताल 150 बेड से शुरू हुआ था। उस वक्त इसको लेडीज हॉस्पिटल कहते थे, जनाना हॉस्पिटल्स कहते थे। लेकिन आज वो 150 बेड जो है 750 बेड हमारे फंक्शनल हैं और 243 बेड जो है नए आ रहे हैं। तो ये सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, एसोसिएटेड हॉस्पिटल है। तो हमारे पास आज यहाँ पर एसएमजीएस में 4 डिपार्टमेंट है। डर्माटोलॉजी है, ईएनटी है, पीडियाट्रिक्स है और गायनी ऑप्स डिपार्टमेंट है, जिसमें कि 400 बेड जो है वो पीडियाट्रिक्स के हैं। जो पूरे प्रोविंस का, जम्मू प्रोविंस का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक विंग जो है यहाँ पर है। और बहुत सी फैसिलिटीज जो हैं अब यहाँ पर जो एडवांस फैसिलिटीज हैं, जैसे आप देखते हो कि नियोनेटोलॉजी में पहले, अगर हम ये कोविड के पहले ही हम की बात करेंगे तो हमारे पास हार्डली 4-5 वेंटिलेटर होते थे। आज पीडियाट्रिक्स में 70 वेंटिलेटर्स है हमारे पास। और पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी ओपीडी यहाँ होती है। पीडियाट्रिक सर्जरी की नई फैसिलिटी थिएटर शुरू हो गए हैं, वो यहीं वार्ड है, यहाँ पर पीडियाट्रिक छोटे बच्चों की सर्जरी यहाँ होती है। पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी की ओपीडी हफ्ते में 1 दिन होती है। नेफ्रोलॉजी की जो यहाँ पर जो पीडियाट्रिक डायलिसिस है वो यहाँ पर हो रही है। तो कहने का मतलब है कि हम पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलाइजेशन भी शुरू कर बैठे हैं। और यहाँ पर आपको अगर जो पीडियाट्रिक इको होती है, आप किसी भी अस्पताल में जाओ तो वहाँ पर डॉक्टर्स को, उसका स्टाफ को, पेशेंट को उसका टाइम लेना पड़ता है, डेट लेनी पड़ती है। यहाँ बेड साइड इको होती है कार्डियोलॉजी जी। सर, जो हॉस्पिटल होता है वो एक हब होता है इमरजेंसी केसेस का, और आपने हमें बताया कि पूरे जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ जो पूरी तरह सक्षम है इलाज देने के लिए, सक्षम है, और लगातार इसमें एडवांसमेंट होती जा रही है। पेशेंट फ्लो की अगर बात की जाए, आपने कहा यहाँ पर सर्जरीज होती हैं, डिलीवरीज होती हैं, पेशेंट फ्लो जो है वो क्या है सर, फुटफॉल क्या है? हमारा देखो, पूरे प्रोविंस से हमें केस आ रहे हैं। आप जम्मू प्रोविंस की बात नहीं करो, जैसे सर्दियों में तो श्रीनगर के भी बहुत से लोग यहाँ आते हैं, तो वो भी इसकी फैसिलिटी का फायदा उठाते हैं। हिमाचल, एडजॉइनिंग स्टेट जो है, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा से, यूपी से जो भी लेबर वाले बाकी लोग यहाँ काम करते हैं, सब लोग यहाँ पर आते हैं। और हमारी ओपीडी अगर आप देखोगे, ओपीडी हमारी 800 से लेकर 1500 के बीच में रेंज में रहती है। और 150, 170, 150, 120 की एडमिशन रहती है पर डे 24 आवर्स में। और इसमें हमारी 2 इमरजेंसी हैं जो है बड़ी इंपॉर्टेंट इमरजेंसीज होती हैं। जैसे लेबर रूम हो गया, हमने डेली 24 घंटे में, मतलब ऑन एन एवरेज 60-70 डिलीवरी हो जाती है, डेली हो रही है। और पीडियाट्रिक्स में भी 70-80 के बीच में एडमिशन रोज की होती है। कोई भी ट्रीटमेंट होता है, उसकी जो इलाज की जो स्ट्रेटेजी होती है वो टेस्ट से तय होती है कि कौन सा इलाज दिया जाएगा। डायग्नोसिस की अगर बात की जाए तो कौन से डायग्नोसिस में मैडम ऐसा है कि हमारे पास सब कुछ एस्टेब्लिश्ड है, एक्सेप्ट हमारी एक चीज में अभी डेफिशिएंसी है, वो हमने अपनी हायर अथॉरिटी से टेकअप किया है, क्योंकि यहाँ अभी हमारे पास एमआरआई जो है मशीन नहीं है, जिसके लिए हमारा पार्ट टाई अप होता है। तो हमने अपने बेस्ट हायर अथॉरिटीज को कन्विंस किया है, हो सकता है हमें इसी साल में नए प्लान में हमें एसएमजीएस में एमआरआई आ जाए। अगर जब एमआरआई आ जाएगी तो हमारे पास सीटी ऑलरेडी है, एमआरआई हो जाएगी, बाकी कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, एनालाइजर्स, बायोकेमिस्ट्री लैब, आपके ब्लड बैंक के इक्विपमेंट हमारे पास हैं, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, फुली इक्विप्ड लैब्स हैं हमारी। और उसके अलावा भी अगर कोई ऐसा टेस्ट है जो यहाँ नहीं होता है, उसके लिए हम मेडिकल कॉलेज, जो मेन डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेज में, हम वहाँ से सभी टेस्ट जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं। सब टेस्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर आप देखोगे, इतनी हेल्थ की स्कीमें हैं कि जो पेशेंट, आप यहाँ पर अगर आप देखोगे, हमारे पास एक JSSK है जिसमें कि हर लेडीज की डिलीवरी फ्री है, 1 साल के बच्चे का ट्रीटमेंट फ्री है, कैंसर पेशेंट के सब टेस्ट फ्री है, थैलासीमिया सब फ्री है, लेप्रेसी फ्री है, ट्यूबरक्लोसिस के फ्री हैं,
और उसके अलावा भी अगर कोई वो राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम है 18 साल तक, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतनी स्कीमें दी है, बहुत सारी उसके अलावा भी अगर जो चीज जो नहीं किसी में कवर है वो आयुष्मान भारत में कवर हो जा रही है। तो आयुष्मान भारत का काउंटर भी हमारा डे नाइट चल रहा होता है। सर आपने सही कहा कि बहुत सारी सेंटर्स की स्कीम है जो चाइल्ड एंड मदर को टारगेट करती हैं, वो पूरी तरह जहाँ पर दी जा रही है, सक्सेसफुली वो रन हो रही है। सर एक जेनेटिक क्लिनिक मैंने जहाँ पर देखा, लोगों में बहुत जागरूकता कम है कि इसमें कौन सा टेस्ट होता है, कौन लोग मैं आपके माध्यम से ही लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस फैसिलिटी का फायदा उठाएं, क्योंकि पूरे नॉर्थ इंडिया में कहीं भी ऐसा सेंटर नहीं है। अभी हम उसमें भी 3 कंपोनेंट होते हैं, एक जेनेटिक क्लिनिक है, एक जेनेटिक लैब है और काउंसलिंग सेंटर है। अभी हमारा जेनेटिक क्लिनिक जो है वेल एस्टेब्लिश है, उसमें हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, उनको हमने एम से ट्रेनिंग करवाई है जो ये सेंटर चलाते हैं। लेकिन लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि देखो अब साइंस टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अब वो टाइम नहीं रहा कि एक बच्चा पहले हैंडीकैप पैदा होता था तो लोग कहते थे जी यार ये ऊपर वाले की मर्जी है, ये ऊपर वाले का कर्ज है। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि जब भी बच्चा मदर के पेट में है उसका एनालिसिस किया जाता है, पहले अल्ट्रासाउंड में देखते थे, अब ये एडवांस, ये पहले ही आपको बता देंगे कि इस बच्चे में जेनेटिकली उसका सैंपल लेते हैं, वहां से वो टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। वो फैसिलिटी भी हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें पता लग जाता है कि जैसे आप देखो, आपने देखा होगा कि थैलासीमिया के बच्चे होते हैं, तो थैलासीमिया मेजर जो है या कोई जेनेटिक किसी बच्चे का हेड ही नहीं बना है, तो अब किसी को अगर वो किसी ने देखा ही नहीं उसको, तो वो बाद में अपने लिए भी लाइबिलिटी है, फैमिली के लिए लाइबिलिटी है, देश के लिए भी लाइबिलिटी है। कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक होना पड़ेगा, इसलिए लोगों से भी, और जो हमारे फील्ड में डॉक्टर्स काम करते हैं उनकी भी हम CMEs वगैरह यहाँ कराते हैं, उनको भी ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं। सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं मोहल्ले में कहीं भी ऐसा बच्चा है जो हैंडीकैप है और उसकी माँ को अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी है, तो उनको डेफिनेटली आना चाहिए और इस टेस्ट का फायदा उठाना। पूरे जम्मू कश्मीर में एक ही ये जेनेटिक अभी तो एक ही है, अभी एक ही है जी। सर जो एक हॉस्पिटल होता है वहाँ पर सफाई व्यवस्था बनाए रखना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सर 24/7 क्लीन एनवायरनमेंट देने के लिए आपके जो प्रयास हैं वो बहुत अच्छे समय हमें दिख रहे हैं, क्या कैसे किया जा रहा है सर? मैडम ऐसा है कि इसीलिए तो आपको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर क्यों चाहिए फिर? हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर का काम ही होता है कि हम डॉक्टर्स को एक अच्छा एटमॉस्फेयर दे पाएं ताकि क्लिनिशियन अपना काम करे, अपना जो उसका काम है, जो जैसे पीडियाट्रिक्स ने पीडियाट्रिक्स वाले पेशेंट देखने हैं, गायनी वाले ने गायनी देखना है, अगर वो सफाई, बिजली, पानी और एटमॉस्फेयर, लोगों के साथ झगड़े, सप्लाई, पेशेंटों की जो खाना है, लिनन है, वो सारा काम जो है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर का रहता है। तो इसलिए हम अपना काम जो है प्रोफेशनली तरीके से करते हैं। दो इसमें हमें दिखते हैं क्योंकि दिन ब दिन जो है स्टाफ जो है डिप्लीट हो रहा है, हमारा डिप्लीट हो रहा है, सैनिटेशन स्टाफ खास करके, क्योंकि इसमें एक तो लोग जो हैं एडिक्शन वाले तरफ जाते हैं, इसमें बहुत से लोग कमजोर हैं, नशा भी करते हैं, कुछ बीमार हैं, कुछ मर जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास जितने लोग हैं हम उनको बेस्ट यूटिलाइज करते हैं, जिसकी जो क्षमता है, जो जिस काम के लिए है, मॉर्निंग वेट नाइट रोस्टर लगा के कौंसल करा के करा रहे हैं। और कुछ हम मशीनें भी ले रहे हैं, हमने मशीनें भी मांगी है कि थोड़ा सा हम ऑटोमेशन की तरफ शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि जो 4 स्वीपर कर सकते हैं, 5 स्वीपर कर सकते हैं, अगर आपके पास स्क्रबिंग मशीन है तो आप पूरा कॉरिडोर एक ही स्वीपर से करा सकते हो। हम वो भी उसमें भी चल रहे हैं। स्टाफ की आपने बात की, रीढ़ की हड्डी होता है स्टाफ जो होता है, वो हॉस्पिटल की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। सर इनकी बेटरमेंट के लिए भी कुछ आप प्रयास करते होंगे? बहुत कुछ करते हैं इनके बेटरमेंट में। देखो हम पहले से बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, हमारे LG साहब, हमारे जो कमिश्नर साहब हैं, वो खुद ही डॉक्टर है। अब तो हमें कहने की भी जरूरत नहीं होती है, वो खुद ही समझ जाते हैं कि आपको क्या दिक्कत है, क्योंकि एक सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग रहती है और एक पॉजिटिविटी रहती है। अगर कोई दूसरा होगा तो हमें 10 बार बोलना पड़ता है कि सर ये था, ये नहीं। अब ये तो खुद ही जानते हैं, ये खुद ही कहते हैं यार मैं समझता हूँ आपको क्या दिक्कत आ रही है। तो इसके लिए स्टाफ के लिए हम क्या करते हैं कि हम रेगुलर ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, और इस वक्त जो पहले हमारी डेफिशिएंसी थी गवर्नमेंट ने मैक्सिमम फिल कर दी है। पहले एक जमाना ऐसा भी था कि हम 46% पे अस्पताल चला रहे थे स्टाफ स्ट्रेंथ से। इस वक्त हम बेटर पोजीशन पे हम 80 पे पहुंच गए हैं, 70 पे पहुंच गए हैं। बाकी जो एजेंसीज का डिले रहता है, जैसे SSRB में पोस्टें गई है, PSC में गई है, जब वहां से सिलेक्ट होके आएंगे लोग आ जाएंगे, और कंटिन्यूसली इनकी हम ट्रेनिंग करवाते हैं, डेवलपमेंट कराते हैं। जैसे जो DPCs वगैरह होती रहती हैं कि जिनकी प्रमोशन ड्यू है उनको प्रमोशन दी जाती है,
जिसको कोई आगे एक्सपर्टीज में ट्रेनिंग करनी है तो वो ट्रेनिंग करता है, सो दैट इनका भी एवेन्यू बनता है, इनका भी वेलफेयर चलता रहता है। उसके अलावा बहुत सी स्कीमें वेलफेयर की होती है, जैसे हम क्वार्टर्स देते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है इनको, इम्यूनाइजेशन होती है, रेगुलर मेडिकल चेकअप होता है, और पेंशन वगैरह है, आपके रिटायरमेंट प्लान है, री एंगेजमेंट होती है। तो बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो वेलफेयर प्रोग्राम हम करते हैं। उससे उसका क्या फायदा रहता है कि एक अच्छा वर्कफोर्स, डेडिकेटेड वर्कफोर्स हमारे साथ जुड़ा रहता है। सर, डॉक्टर्स की कमी किसी से छुपी नहीं है सर। आए दिन कई बार जो कहा सुनी की जो घटनाएं हो जाती है अटेंडेंट्स के साथ, मारपीट की घटनाएं ना हो, डॉक्टर की सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा रहता है और जो पेशेंट की जान है उस पर भी बनाती है। सर, एक जो स्किल, एक कंपाउंड, वो जो एक मैं जहाँ पे कहना चाहूँगी कि एक स्किल दिया जाता है अपने वर्कर्स को, स्टाफ्स को, जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसको कम्युनिकेशन स्किल जो है उसकी भी ट्रेनिंग सर दी जाती है। देखो मैम, ऐसा है कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, अस्पताल में कोई भी आएगा खुशी से तो नहीं आएगा, उसको एक परेशानी होती है, एक स्ट्रेस, एक टेंशन रहती है कि उसका कोई बीमार है, वो रास्ते में दौड़ा, किसी के पास गाड़ी नहीं है, कोई कुछ नहीं, वो प्रेशर में रहता है और यहाँ वो एग्रेसिव रहेगा। हमारे लिए सब पेशेंट बराबर होते हैं, उसके लिए वो अपना पेशेंट होता है। तो इस स्ट्रेस मैनेजमेंट में हम ऑलरेडी अपने स्टाफ की, मैं खुद लेता हूँ एज ए मेडिकल स्टूडेंट, मैं खुद पब्लिक रिलेशन पे क्लासें लेता हूँ, रेगुलर क्लासेस लेता हूँ हर ग्रुप की। एक तो हम उनको पढ़ाते हैं कि भाई पब्लिक रिलेशन क्या है, डीलिंग क्या है, आपने कैसे रिएक्ट करना, वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, उसका क्या रीजन है। हम पढ़े लिखे हैं, हम उसकी हेल्प के लिए है। प्रॉम्प्ट होना चाहिए। हम इमरजेंसी में वो स्टाफ लगाते हैं जो सेंसिटिव होता है, प्रॉम्प्ट होता है और कॉम्पिटेंट होता है। वो एकदम पेशेंट को हैंडल करोगे आप तो कोई भी अटेंडेंट आपसे बदतमीजी नहीं करेगा, आप अपना बेस्ट दोगे तो लोग कोऑपरेट करते हैं। लेकिन साथ में ही मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि ये आपका अपना अस्पताल है, ये डॉक्टर, ये नर्स, ये सब आपके बहन भाई हैं, आपकी सोसाइटी से आए हैं, इनके साथ कोऑपरेट करो, इसकी सारी फैसिलिटीज का फायदा उठाओ। ये नहीं कहना चाहिए कि ये सरकारी हॉस्पिटल है। सरकार कौन है? आप लोगों की सरकार है। आप टैक्स देते हो, हमें तनख्वाह मिलती है, हम टैक्स देते हैं, बाकियों को तनख्वाह मिलती है। तो अगर हम मिलके एक पार्टिसिपेटिव मॉडल करें, आप अटेंडेंट अगर डॉक्टर को ये बोलेगा कि डॉक्टर साहब मैं इधर हूँ, मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा मरीज जल्दी ठीक हो जाए, तो एक टीम बन जाती है। उसलिए डॉक्टरों को भी कहना चाहिए कि आप हमारे साथ रहिए, आपका मरीज के लिए हम कोशिश करेंगे, बट आप हमारी हर किस्म की सपोर्ट के लिए आप हमारे साथ रहिए। काम डाउन रहना चाहिए, काम डाउन रहना चाहिए। और इसलिए हमारी रेगुलर ट्रेनिंग चलती है। और कोई भी ऐसा स्टाफ जो कॉम्पिटेंट नहीं है या जिसका टेम्परामेंट ठीक नहीं है, उसको हम इन सेंसिटिव एरियाज पे नहीं लगाते। सर, आगजनी की घटना जो होती है छोटे बड़े हॉस्पिटल्स में, वो एक दिमाग में सवालिया निशान लगा देती है, एक डर का माहौल पैदा कर देती है। टाइम टू टाइम से जो फायर फाइटिंग सिस्टम्स है उनको आप चेक करते हैं सर? बिल्कुल चेक करते हैं। हमारा अभी रिसेंट ऑडिट हुआ है, फायर फाइटिंग का ऑडिट हुआ है। मैकेनिकल डिवीजन हमारा ये देख रही होती है, और जो चीजें इसमें डेफिसिट हैं, जो ऑडिट ने हमें डेफिसिट निकाला था कि आपके जो ये फायर एक्सटिंग्विशर है वो कम है, तो हमने वो सारे अपग्रेड कर दिए हैं। और अब दोबारा ऑडिट होगा, अब दोबारा वो चेक करेंगे, कोई डेफिशिएंसी होगी तो वो हम उसको फिल करेंगे। और इसके साथ ही हमारी मॉक ड्रिल्स होती रहती हैं कि क्या हमारा पानी का सिस्टम चल रहा है, सिलेंडर चल रहे हैं। आप देखोगे अगर आप अस्पताल में जाओगे, कई जगह हमने सिलेंडर लगाए हैं, और उस सिलेंडर के साथ आप मेरे ऑफिस के बाहर ही जाती बार देख लेना, हमने नीचे एक पोस्टर डिजाइन किया है कि इस सिलेंडर को कैसे यूज करना है, जो हिंदी में है, लोकल भाषा में है। कोई भी बंदा, कोई भी स्टाफ, कोई भी अटेंडेंट अगर वो देखेगा, वो 2 मिनट में, 1 सेकंड में उसको पिन निकाल के उसको यूज कर सकता है। तो इसकी ट्रेनिंग भी चलती रहती है, सिस्टम को भी चेक करते हैं, और मॉक ड्रिल भी हम इसकी कर रहे हैं। सर, आपसे डाइट की अगर बात की जाए, डाइट आर्थिक तौर से जो कमजोर लोग होते हैं उनको बहुत राहत देती है। सर, उसके साथ कोई किसी तरह का कंप्रोमाइज ना हो, इस पर भी स्पेशल ध्यान दिया जाता है? ऐसा है कि वो हमारा पहले जो है सेंट्रल डाइट सिस्टम था, जिससे हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। हमने नए प्रिंसिपल साहब को बोला है कि अस्पताल में डाइट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ मरीज की होनी चाहिए। उसको हम बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर उसको बोलते हैं थेरेप्टिकल डाइट, कि अगर हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो उसको नमक कम देना है, फैट कम देनी है। ऐसे ही किडनी का पेशेंट है तो उसको अगर प्रोटीन कम देने हैं। तो इस पे हम काम कर रहे हैं। इसकी परेशानी हमारी ये है कि हमारे पास डाइटिशियन की पोस्टें जो है खाली हैं, 1-2 पोस्टें हैं, वो हमने अपने प्रिंसिपल साहब से बात करके एडवर्टाइज कराई है, ताकि हम एक क्लियर कट डाइटिशियन हायर करें। मेन्यू हमने डिजाइन कर दिया है कि एज पर रिक्वायरमेंट होगा,
और उसकी शार्टली जो है परचेज कमेटी हमारी कोई दो राहे नहीं है, कोई भी चीज जो होती है वो मुकम्मल नहीं होती है, लेकिन आपने कहा हाँ, लेकिन कोशिश देखो, है जिनको आप अचीव करना हमें इम्प्रूवमेंट का हक है। हाँ। हम भी चाहते हैं कि जो बेस्ट चीजें हम लोगों को दें जी। इसके लिए हमारा ये प्रयास जारी रहेगा। एक स्पीक हॉस्पिटल कंसेप्ट हम देख रहे थे, जब हम आए हमने देखा कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट, जहाँ पर लोगों से भी आप क्या ताबुन चाहते हैं, हमारे प्रोग्राम से एक छोटा सा मैसेज। लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये आपका अस्पताल है, आपने डॉक्टर पे, अपने स्टाफ पे भरोसा रखिए। आप देखोगे कि जे&के के बेस्ट डॉक्टर हैं पूरी वर्ल्ड में, एम्स में, पीजीआई में, फॉरेन में, सब बेस्ट डॉक्टर्स यहाँ से जाते हैं। तो घर में जो अपना डॉक्टर है उसकी कदर करिए, उसके साथ कोऑपरेट करिए, और अपना अस्पताल समझना चाहिए। जब भी आप अस्पताल में आते हो, कहाँ कौन सी चीज कहाँ रखनी है, बाथरूम को कैसे यूज करना है, बायोमेडिकल वेस्ट कहाँ डालना है, और डॉक्टर्स के साथ कैसे कोऑपरेट करना है। कोऑपरेट करो, एक टीम बना के चलो। हम आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर हैं और बेस्ट सर्विसेज देने की कोशिश करेंगे। सर, आपने कीमती समय हमारे साथ शेयर किया और बहुत वैल्यूएबल जानकारी दी कि कैसे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम कर रहा है लोगों को राहत देने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे डॉक्टर दारा सिंह जी से, जो हमें बता रहे थे कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट किस प्रकार से प्रयास कर रहा है कि आपको बेहतर एडवांस ट्रीटमेंट हासिल हो। इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले अंत में फिर हाजिर